गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जलमंडल का पार्ट 2। इससे पहले हम जलमंडल का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जूनियर सुपर टेट 2021 में जलमंडल आपका टॉपिक है ज्योग्राफी का, एसएसटी वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक और शेयर करते चलिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रवाल भित्तियाँ बनी होती हैं किसकी? कॉरल पॉलिप्स की, रेडियोलेरियन की पंख की, डायटॉम पंख की या कैल्शियम युक्त पंख की? तो आंसर हमारा सही होता है यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ किसकी? कॉरल पॉलिप्स की ये बनी होती हैं। प्रवाल भित्ति एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टान है जो कि पॉलिप्स यानी कि सूक्ष्म जो समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे, उनके अस्थिपंजर से ये बनी होती हैं। प्रवाल समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम का यूज़ करके ये अपने रहने के लिए खोल बनाते हैं, ठीक है। इसलिए प्रवाल भित्तियों को इस आधार पर 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे तटीय प्रवाल भित्ति, सेकंड होते हैं प्रवाल रोधिका और थर्ड होती हैं प्रवाल वलय, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? समुद्री तापमान प्रवाल के लिए कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए ज़रूरी है। उच्च तापमान इनके लिए अनुकूल जो तापक्रम रहता है वो 20 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन कुछ इसमें अवसाद भी है कि इससे कम और इससे अधिक तापक्रम पर भी प्रवाल जीवित रहते हैं, ठीक है। और इनके विकास के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए। लवण की अधिकता के कारण प्रवाल के मुख बंद हो जाते हैं और जिस कारण ये मर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, डार्विन। डार्विन के द्वारा प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। मूरे ने प्रवाल भित्ति के स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और डेली ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत, देखिए निमज्जन सिद्धांत यानी कि अवतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? अभी मैंने आपको बताया था। तो डार्विन और डाना के द्वारा निमज्जन सिद्धांत आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है या आपके पास आ सकता है कि अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन और डाना के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? डार्विन का अवतलन सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित है। हिमानी का नियंत्रण सिद्धांत डेली का है, ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है। और मूरे का स्थिर तरल खंड सिद्धांत भी हमारा प्रवाल भित्ति से रिलेटेड है। प्रगामी तरंग का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ज्वारभाटा से और इसका प्रतिपादन 1833 में किसने किया था? विलियम हेवेल के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो उत्पत्ति से संबंधित नहीं है वो है सी, प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है। चलिए एटाल है, एटाल क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है एटाल एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। एटाल क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। ये घोड़े के आकार, घोड़े की नाल आपने देखी है जो पैरों में उसके लगती है, घोड़े की नाल के आकार के जैसी होती है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक प्रवाल संख्या में पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में प्रवाल सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुंडा खाई स्थित है, सुंडा खाई कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है, ओके। नेक्स्ट वन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। निम्न में से कौन जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है बोस्फोरस जलडमरू मध्य, जो किसको जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को। काला सागर कहाँ पर? यूरोप में है और मरमरा सागर एशिया में है,
ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉस्फोरस संधि किसको, यूरोप और एशिया को जोड़ती है, यूरोप या एशिया के बीच में है, ठीक है। बेरिंग जलडमरू ये किसको, ये चकुची सागर को दक्षिण में बेरिंग सागर से जोड़ती है, और मलक्का जलडमरू हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, और पाक जलडमरू बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,87,295 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी जल संधि, बासी चैनल किसको जोड़ता है? बासी चैनल किसको जोड़ता है, बासी जल संधि किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, दक्षिणी चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को बासी जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर कितना होता है? किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर कितना होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, 12 घंटे 26 मिनट का समय होता है दो ज्वारों के बीच में। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, तो प्रत्येक 12 घंटे पर एक ज्वार आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ज्वार जो है वो 26 मिनट लेट आता है। 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है, तो इसलिए 24 घंटे में एक ही ज्वार आ पाता है, ठीक है। और इसका क्या कारण है कि ज्वार जो आते हैं 26 मिनट लेट आते हैं? इसका कारण है कि चंद्रमा अपनी दूरी पर चक्कर लगाते हुए वो भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसी कारण से 26 मिनट लेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार का निर्माण होता है, उच्च निर्माण का। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ज्वार भाटा के समय में कितना अंतर होता है, यानी कि ज्वार जो आता है वो तो आपने देखा कि 12 घंटे 26 मिनट का उसमें अंतर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ज्वार भाटा के बीच में कितने मिनट का समय होता है, तो आंसर होगा हमारे पर 6 घंटे 13 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट का समय इन दोनों के बीच में होता है, ज्वार और भाटा के बीच में। प्रत्येक 24 घंटे में ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है। तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद जब ज्वार आता है आपका, तो ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर होता है 6 घंटे 13 मिनट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सही होता है सी, ए और बी दोनों सही है। सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, उस समय भी ज्वार आते हैं, और जब चंद्रमा और सूर्य विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, चंद्रमा और सूर्य ये विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं तो भी ज्वार आता है, और जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय भी ज्वार की स्थिति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है? ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है, निम्न में से कौन सा कारण है ज्वार भाटा से संबंधित पूछा गया है, संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वार के प्रगतिशील तरंग सिद्धांत यानी कि प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था पहले, प्रगतिशील सिद्धांत प्रोग्रेसिव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था विलियम हेवल के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉर्ज एरी ने किया था? सर जॉर्ज एरी के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सर जॉर्ज एरी के द्वारा किया गया था। संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था 1687 में, ठीक है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हैरिस के द्वारा दिया गया था। और प्रगतिशील सिद्धांत आपका प्रगामी तरंग का सिद्धांत विलियम हेवल के द्वारा दिया गया था 1833 में। और नहर सिद्धांत जो था आपका सर जॉर्ज एरी के द्वारा दिया गया था 1808
42 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा जो वो है बी। ठीक है, चलिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से किस सिद्धांत को दोलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। इसको हम स्थावर सिद्धांत, स्थावर तरंग सिद्धांत, या आप इसको कह सकते हैं दोलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। हैरिस के सिद्धांत को स्थावर तरंग का सिद्धांत और दोलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन। स्थैतिक तरंग सिद्धांत या आप कह सकते हैं दोलन का सिद्धांत किसके द्वारा? आर.ए. हैरिस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।